रासायनिक अभिक्रिया की दर विधियों की गणना आपको पढ़नी है, वेग विधियों की गणना, जिसमें 3 विधि पढ़ेंगे। पहली विधि है ग्राफीय विधि। यह विधि केवल तब प्रयुक्त की जाएगी जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक प्रयुक्त हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप ग्राफ 2 ही वेक्टर के बीच में खींचते हैं ना, तो चूंकि ग्राफी विधि है 2 ही वेक्टर लेंगे, इसलिए एक अभिकारक आपको लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। आप इसको अभिक्रिया की कोटि ऐसा दिख रही है कि 2 है, लेकिन नहीं है, 1 है, क्योंकि देखिए 2 पद आ रहे हैं, मंद और तीव्र, जो पिछली क्लास में मैंने बताया। पहले N2O5 को तोड़ रहे हैं आप, 4NO2O2 में ये मुख्य अभिक्रिया है। अब देखिए पहले पद में क्या हो रहा है, N2O5 मंद अभिक्रिया से NO3 और NO2 में बदल रहा है। जो मंद पद होता है वही उसका दर निर्धारक पद होता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। यहाँ कणों की संख्या 1 है, इसलिए इसकी कोटि 1 होगी। एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे पद में NO3 को लिया, फिर से N2O5 से क्रिया कराई, अभिक्रिया तीव्र हुई और आपको 3NO2 और O2 मिला। समीकरण को समाप्त किया तो आपको दिख रहा है 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो आपका दर समानुपाती सांद्रण होता है किस नियम के आधार पर? गुलबर्ड बागे के नियम के आधार पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समानुपाती उसका सांद्रण। ठीक है, अब आपने सांद्रण कर लिया, फिर आपको मालूम है dx = dt करना है आपको दर समीकरण में। चूँकि सांद्रण है, घटेगा तो माइनस लगा सकते हैं, k = N2O5। उपरोक्त अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दाब के आधार पर ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि ये गैसीय अभिक्रिया है और हम पढ़ चुके हैं 11th में आंशिक दाब समानुपाती मोलर सांद्रण। अतः प्रत्येक गैस का यदि हमको आंशिक दाब ज्ञात होगा तो कुल दाब ज्ञात करके हम अभिक्रिया की दर की गणना कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, कणों की संख्या में वृद्धि जो दिखाएगी वो आपका दर का निर्धारण कर देगी। क्लियर? ग्राफी विधि में ग्राफ खींचने के लिए हम समय और सांद्रण के बीच एक डाटा लेते हैं। आपने समय लिया है 0 से लेके 25 मिनट तक, सांद्रण लिया है 6 × 10⁵, 5 × 10⁵ से लेके 1 × 10⁵ तक, है ना। x अक्ष पर समय और y अक्ष पर सांद्रण लेकर यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो फिर से हमें tan थीटा के नियम के आधार पर, ये ग्राफ हम बहुत बार बना चुके हैं, फिर से हमें tan थीटा के नियम के आधार पर सांद्रण और दर और समय के बीच में हमको ग्राफ मिलेगा dx मान के। फिर हम उसका स्लोप बनाएंगे, तब हमारा आ रहा है दर समानुपाती सांद्रण यानी N2O5। फिर से वही समीकरण k लगा के फिर आप लिखेंगे दर = dx/dt = प्ले। ये स्लोप की प्रवणता के समानुपाती होगा दर। चूँकि यह विधि ग्राफी विधि है, इसलिए हम यहाँ पर 2 और ग्राफ खींच रहे हैं, लेकिन ग्राफ में अंतर का बहुत ध्यान आपको देना होगा, है ना। इधर तो आपको दिख रहा है दर है और ये सांद्रण है N2O5। पहला ग्राफ आपको सरल रेखा दिख रहा है और दूसरा ग्राफ सरल रेखा के बाद ये स्थिर होता हुआ दिख रहा है। 2 ग्राफ का अंतर यह बताता है कि पहले ग्राफ में अभिक्रिया में प्रयुक्त कुल सांद्रण का केवल 1 मोल ही प्रयुक्त किया गया था, अर्थात 1 मोल अब भी आपके पास शेष है। तो जब तक आपके पास पदार्थ की मात्रा शेष रहेगी अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन मिली। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा 2 मोल ले दिया गया है, घात में 2 लगा दिया गया है। तो जब पूरा सांद्रण ले लिया जाएगा तो अभिक्रिया की दर पहले अपनी जितनी पीक है वहाँ तक बढ़ेगी और उसके बाद जैसे ही सांद्रण समाप्त हो जाएगा दर स्थिर हो जाएगी, इसलिए ग्राफ यहाँ से फ्लैटन हो जाता है। क्लियर? ये है आपकी ग्राफी विधि। इसका पूरा डिटेल नोट्स आप बनाएंगे। दूसरी विधि है प्रारंभिक दर विधि, जिसे हम ओस्टवाल्ड की आइसोलेशन विधि भी कहते हैं। जब अभिक्रिया में एक से अधिक कारक भाग ले रहे हों तो अभिक्रिया में को ग्राफी विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब जो विधि प्रयुक्त होती है उसे हम प्रारंभिक दर विधि के नाम से जानते हैं। जैसे देखो यहाँ 2 अभिकारक हो गए, A+B मान रहे हैं हम, प्रोडक्ट हुआ। फिर से आप दर समीकरण लिखेंगे, दर = k एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B। फिर दर समीकरण को dx और dt से बनाएंगे। अब इस विधि की सबसे बड़ी जो खासियत है वो देखिए, इस विधि में अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों में से किसी एक के सांद्रण को स्थिर रख के दूसरे के सांद्रण में परिवर्तन कर उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है ना। आपको एक के सांद्रण को स्थिर रखना है और दूसरे के सांद्रण के सापेक्ष उसकी कोटि का निर्धारण आपको करना है। सबसे पहला समीकरण हमारा आ रहा है A+B प्रोडक्ट, इसको हम n मोल और m मोल मान रहे हैं, तो a की घात में m यानी m मोल है
और b की घात में हमने n लगा दिया है। पहला समीकरण हमारा आ रहा है दर इज इक्वल टू सांद्रण को हम डेल x1 मान रहे हैं अपॉन डेल t इज इक्वल टू के a की घात m और b की घात n। ये हमारा हुआ समीकरण 1। क्लियर। जो समीकरण आपने 1 बनाया है उसके लिए आप ग्राफ बना सकते हैं। आपको बार बार 3 बार ग्राफ बनाना है, 3 बार बनाइए डेल x1 डेल x2 डेल x3 करके, या यहीं पे आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो प्रारंभ में a के सांद्रण को आपने स्थिर रखा है और हम b के सांद्रण को दुगुना करने वाले हैं। ये पहला समीकरण हमारा आ चुका है। अब हम जब दुगुना करने वाले हैं तो हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो दूसरे समीकरण को निकाल रहे हैं तो हमारे लिए दर समीकरण क्या हो रहा है देखिए। अतः डेल x2 लेंगे आप सांद्रण और डेल t इज इक्वल टू के a की घात m है और 2b की घात n हो गया क्योंकि आपने b के सांद्रण को दुगुना किया। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 भागित 1 कर देंगे। ये देखिए समीकरण 2 भागित 1 हो रहा है। डेल x2 अपॉन डेल t डेल x1 अपॉन डेल t इज इक्वल टू a की घात m b की घात 2b की घात n a की घात m b की घात m। ये कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल होगा, 2 की घात n बचेगा। ये आई आपकी अभिक्रिया की कोटि डेल x2 बराबर 2 की घात n। ठीक है। अब आप अगले में क्या करेंगे, आप करिए अब b के सांद्रण को स्थिर और a के सांद्रण को दुगुना और तीसरा समीकरण निकालिए, है ना। क्या किया आपने, a को दुगुना किया b को स्थिर किया, तो डेल x3 अपॉन डेल t के ये इसको दुगुना किया 2 की घात m a m और b की घात n। ये हुआ समीकरण 3। फिर से वही बात, समीकरण 3 भागित ये देखिए समीकरण 3 भागित समीकरण 1 डेल x3 है ना अपॉन डेल t डेल x1 अपॉन डेल t से डेल t कैंसिल हो जाएगा। 2 a की घात m b की घात n a की घात m और b की घात n। ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात m बचेगा। ये आया आपका डेल x3 अपॉन डेल x1 का मान। कुल कोटि निकालेंगे तो 2 की घात में आया m प्लस n। अतः अभिक्रिया की कोटि m प्लस n होगी। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने होंगे। क्लियर।